अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, पाकिस्तान ने जानिबदाराना और गैर पेशावराना रवैये पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच हुआ उसके रेफरी के खिलाफ ICC को लिखा था और ये कहा था कि उसको एशिया कप से अलग कर दिया जाए। लेकिन अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, भारतीय मीडिया भी इस पे बात कर रहा है और ज़राए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि ICC ने पाकिस्तान की जो दरख्वास्त थी, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, उसको मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या पाकिस्तान UAE के खिलाफ जो मैच होना है, अभी एक ही मैच इस ग्रुप में पाकिस्तान का रह गया है, तो क्या उसका बॉयकॉट करेगा या नहीं करेगा? अगर बॉयकॉट करता है तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्योंकि प्री मैच जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कप्तान की, सलमान अली आगा की, वो भी मनसूख कर दी गई है। तो ये देखना है कि इस पे क्या फैसला होता है और इस फैसले के क्या असरात पाकिस्तान की क्रिकेट पर होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज बहुत अहम मामला हुआ। जस्टिस तारिक जहांगीरी, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उनको समाअत करने से, मुकदमात की समाअत से रोक दिया गया है और वजह बनी है उनकी जाली डिग्री का केस, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला पहले ही जेर गौर है। ये दरखास्त आई थी कि जी जब तक वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर कोई फैसला नहीं कर देती है, इनको मुकदमात की समाअत से रोका जाए। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही एक जस्टिस को मुकदमात की समाअत से रोक दिया है। सिंगल बेंच और DB में जो केसेस थे उनसे उनका नाम निकाल दिया गया और नई जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है, जहां बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जाली डिग्री के साथ एक शख्स कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस की जो है अहम जिम्मेदारी जो है निभा रहा था। वहां यह भी सवाल उठता है कि अगर अभी तक साबित नहीं हुआ तो तब तक कैसे किसी जस्टिस को या किसी भी शख्स को काम करने से रोका जा सकता है? क्योंकि इस तरह कल को कोई किसी पे भी इल्ज़ाम लगाए और अगर वो साबित नहीं होता तो तब तक उस ओहदे से या उस जिम्मेदारी से उसको अलग किया जाएगा। इस पर भी हमने बात करनी है। आज अडयाला में भी तोशाखाना 2 की समाअत हुई है और कुछ सियासी मामलात भी हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले राना, सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कस हो रही है पाकिस्तान में वो मैच ही है। उसमें जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले उस रेफरी की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिर उस पर एक मौक़िफ़ है। आज ये बात आई कि जी शायद मुस्तरद कर दी गई है जो पाकिस्तान की दरख्वास्त थी। आपके पास खबर क्या है? पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, नहीं करेगा, मैच खेलेगा, नहीं खेलेगा, क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि मेरे पास इतला यह है कि पाकिस्तान मैच खेलेगा आज के दिन। तो ये जो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई है और आपको पता है कि इस वक्त टीम जो है वो प्रैक्टिस के लिए भी जा चुकी है जी। टीम का प्रैक्टिस के लिए जाना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन केस पेश किया, अच्छा, बेहतरीन तरीके से। अब आपको पता है कि इस पे क्रिकेट पे इजारादारी जो है वो BCCI की है जी, और आज से नहीं है, अरसा दराज से। और इस इजारादारी का वो जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अभी फैसला किया है कि इस मैच, इस जो मौजूदा सूरत हाल है, एशिया कप जो है, इस एशिया कप में वो UAE से मुकाबला करें। अच्छा, वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 2 ही टीमें हैं, इस पूल से भी 2 टीमें उस पूल से आएंगी, इंडिया के साथ फिर इतवार को मैच इंशाल्लाह जीतेंगे फिर। हाँ जी, अब तो जीतना भी चाहिए, जीतना भी चाहिए, जीतेंगे और जीतने के बाद ये साबित करेंगे कि हम स्पोर्ट्समैन हैं। उन तमाम तस्वात से हटके, उन तमाम नफरतों से हटके हम करते हैं। देखें, अफगानिस्तान के साथ जब मैच होता है, अफगानी बड़ा हमारे खिलाफ करते हैं, बड़ा लड़ाई हो गई थी उधर दुबई में। लेकिन पाकिस्तानियों ने, आप देखा आपने, वो बड़े मोहब्बत से, प्यार से उनके साथ सारा कुछ होता है। मुझे एक दोस्त बता रहा था कि इंडिया जो मैच जीता, तो इंडिया ने मैच जीतने के बाद जुलूस निकाला। अच्छा, उस मुल्क में ना, यानी दुबई में, UAE में। अच्छा, हाँ, जुलूस निकाला, यानी लोग इकट्ठे हुए नारे लगाते रहे। तो कहता आगे जब एक जगह पे पाकिस्तानी कुछ थे, तो वो उन पाकिस्तानियों ने जब सीधे हो गए, उन्हें थोड़ी सा सुनाई, तो फिर ये आपको पता ना भागते कैसे हैं, फिर वो कहते ना भजदिया नु राह कोई नहीं। फिर ये इस तरह भागे। बात ये पाकिस्तान खेलेगा, ठीक है, पाकिस्तान जीते, देखा हमारी दुआ
हमारी बल्कि सब पूरे पाकिस्तान की दुआएं के साथ है, बस कुछ काम इन्होंने भी करना है। कुछ काम इन्होंने भी करना है, सारा हमारी दुआओं ने नहीं करना। तो पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह जीतेगा भी, और पाकिस्तान बाईकाट करने नहीं जा रहा जो अब तक की इतला है। अब मैं आपको सिंपल सा क्या, प्रैक्टिस पे भी चले गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पाकिस्तान इस पे अपनी हर सतह पे बात को लेकर जाएगा, जाना भी चाहिए यार, बिल्कुल ये क्रिकेट थी, इस क्रिकेट को भी इन्होंने मजाक बना दिया। बल्कि यहाँ देखिए ना, उस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई, हाँ जी, कि पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलने से रोका जाए। तो फिर इन्हें वैसे ही रोक दे। अगर इतनी गैरत थी इनमें तो ना आते खेलने, अगर इतनी गैरत थी तो कहते जनाब हमने जाना ही नहीं जहां पाकिस्तान खड़ा है, हाँ जी, ना जाते। इंशाल्लाह हम इनके घर जाएंगे, वो क्योंकि उस वक्त तो हमारा घर होगा। अच्छा, तो फिर इन्हें बताएंगे कि किस भाव बिकती है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से जो उनके पंजाब के सीएम साथ ही जो है वो हमजा ये भी शामिल कर लें कि ये तो एक लड़ाई है ना, कि उन्होंने उनके साथ हाथ नहीं, हैंडशेक नहीं हुआ, लेकिन जो क्रिकेट टीम है ना हमारी, उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए हमारे जज्बात का, कि क्रिकेट टीम ग्राउंड में खेले और खेल के हारे तो फिर खैर है, लेकिन ये है कि इस तरह हारना जो है वो एक और मैच भी पड़ सकता है इंडिया के साथ, वो ज़हन में रखना चाहिए। तो इसलिए टीम को अपनी कारकर्दगी पे और फोकस करना चाहिए, ये चीज़ें तो चलती रहेगी। हाँ, ये बोर्ड आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, आपने जो है वो गेम कौम पूरी लड़ाई लड़ती रहेगी, कौम लड़ती रहेगी। हम तो कहते हैं अब हारे या जीते, लेकिन हम कहते हैं जिससे मर्जी हारे, इनसे ना हारे, मुकाबला करें भाई इनसे। मुकाबले के बाद हारे कोई और बात है, और नेक टू नेक कोई मुकाबला हो तो बेहतर भी लगता है। अच्छा साकिब साहब, इस्लामाबाद में आज बड़ा बिजी डे रहा है, अदालतों के हवाले से हम बात करें, जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं अब वो मुकदमात की समाअत नहीं कर सकेंगे, उनके साथी जो जजेस हैं उन्होंने ही उनको रोक दिया है। ये जाली डिग्री का उनका केस क्या है, एक तो इस पे हमें बताएं, और कराची यूनिवर्सिटी ने क्या लिखा था जब उनसे पूछा गया था कि डिग्री जाली है या क्या है, ये बोगस और इनवैलिड में क्या फ़र्क है? अच्छा हमजा, ये मसला जो है वो तकरीबन 1 साल हो गया है, ये चलता आ रहा है, और कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से पहले ये मामला आया और इसको इनवैलिड कहा गया। अच्छा, इनवैलिड को जब हमने देखना शुरू किया कि इनवैलिड किसको कहेंगे, तो वो कहते हैं कि एक जो है वो बंदे को या दो वहाँ पे रोल नंबर होते हैं या वो जारी कर दिए गए, तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन है। तो हमने कोशिश की कि वहाँ से चेक करें कि क्या वहाँ पे प्रेजेंस थी इनकी उनके एग्जाम्स में, ये वो, तो प्रेजेंस स्टेब्लिश कहीं ना कहीं होती है। अच्छा, तो अब ये मामला वो जो जाली होती है ना, जाली में तो ये है कि बंदा कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही नहीं था और उसने एक जाली तरीके से एक जाली डिग्री बना ली, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, वहाँ पे अभी उसका हतमी तौर पर इंक्वायरी होने के बाद, तहकीकात के बाद फैसला होना है। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी एडवोकेट मियां दाऊद लाहौर से। उन्होंने दरख्वास्त में ये कहा था कि जब तक इनका ये मामला तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इनको काम से रोक दिया जाए और इनके खिलाफ जो है वो मजीद ये अपना जुडिशल वर्क ना कर सके। तो ये पहले जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस से उन्होंने सुना, और आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथ जस्टिस आजम खान थे। अगरचे जो कमरा अदालत आज खचा खच भरा हुआ था, इस्लामाबाद की 3 बार एसोसिएशन है, सारे वकील वहाँ पे मौजूद थे, इनके नुमाइंदे मौजूद थे। वहाँ पे फैसला ये हुआ कि फैसला ये दिया गया है कि इनको जो जुडिशल वर्क है ये नहीं कर सकेंगे। अब इस पे बहुत बड़े पैमाने पर जब पाकिस्तान भर में एक बहस शुरू हो गई है कि क्या 2 जजेस अपने किसी ब्रदर जज को किसी भी पिटीशन में कोई दरख्वास्त सुनते हुए, केस सुनते हुए काम से रोक सकते हैं, क्योंकि किसी भी सुपीरियर जुडिशरी के जज को, मतलब हाई कोर्ट लेवल के जज हों या सुप्रीम कोर्ट लेवल के जज हों, उन जजेस को हटाने का, उनको काम से रोकने का, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का एक ही फोरम है पूरे पाकिस्तान में, आईनी फोरम है, और वो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है, और जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी अब जो है वो कर रहे हैं, वो कार्रवाई कर सकता है और कोई नहीं कार्रवाई कर सकता। लेकिन ये ऑर्डर अब हो गया है और अब ये सिचुएशन है कि एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन आज हाई कोर्ट में हमने देखी। जो जस्टिस जहांगीरी हैं उनका नाम जो एक रोस्टर जारी होता है उसमें से निकाल दिया गया है,
कल वो केसेस की समाअत नहीं कर सकेंगे। तो जब हमने दूसरी तरफ चेक करने की कोशिश की कि वो क्या सोच रहे हैं, तो ये बताया गया है कि अब वो कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर इसको डिसाइड करेगी। पिछले कई रोज से जब भी जुडिशरी के हवाले से बात होती है तो मैं हमेशा से ये कहता हूं साकिब साहब, कि जुडिशरी के अंदर प्रोग्राम से पहले तरमीम के राना साहब से मेरी इस पे बात हो रही थी, तो राना साहब कह रहे थे कि इस पे जो है हम यही जिक्र कर रहे थे, मगर राना साहब क्या होगा, कहते हैं कि स्टे मिल जाएगा इसके ऊपर। तो आपको कितना लगता है कि इस पे स्टे कितना आसान होगा और स्टे ही एक वाहिद रास्ता है अब जस्टिस जहांगीरी के पास? बिल्कुल, इसमें मैं ये समझता हूँ 100% स्टे मिल जाएगा और बड़ी आसानी से स्टे मिल जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अगर फर्ज करें आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान उन्होंने एक केस सुना और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनको काम से रोक दिया, कल अगर जो है वो एक केस आए जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस आ जाए, दो और जज सुन रहे हो वो इनको काम से रोक दें, कोई और केस आए वो दूसरे को रोक दें, तो ये तो जुडिशरी में एक नई मतलब हिजान बन जाएगा, हिजान बन जाएगा। इसीलिए वो रोका गया है कि सिर्फ एक ही फोरम है, वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है और सुप्रीम कोर्ट साकिब साहब आज तो सिर्फ वो फोरम रोक सकता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इस पे स्टे मिल जाएगा। क्योंकि ये केस का फैसला हो तो हम बात कर सकते हैं ना, फैसले से पहले चले हम पे पाबंदियां हो सकती हैं। ये आज उन्होंने एक फैसला सुना दिया और कर दिया। मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता कौन वकील है कौन वकील नहीं है, वो आपको साकिब साहब को भी और मुझे भी और आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है। बात बड़ी सिंपल सी है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनी, आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ फैसला आया। हाँ जी, आज फैसला जो है ना उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया नहीं आया। आज सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की बनाई गई कमेटी और उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ फैसला आया। अगर इसे समझने वाले, सोचने वाले, सुनने वाले देखें तो फिर उनको सोचना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को नहीं मानते, अगर आप उस फैसले को वहां तक नहीं जाने दे रहे और फिर जहां पहले आ रहा है लगावत, दूसरे मुझे ये बता दें इतने केस जिन लोगों के पे केस हैं यहाँ, तो फिर आप उन एमएनएस को भी कहें कि जिनके खिलाफ केस दायर है, जिसके खिलाफ दरखास्त फैसला नहीं होता, जिसके खिलाफ फैसला नहीं होता वो एमएनए की सीट से फारिग है। जिसके खिलाफ दरखास्त है उसको काम से रोक दें। वही वो बात कर रहे हैं कि यही चीफ जस्टिस साहब के अपने खिलाफ चली जाए तो कोई बाकी जजेस, पहले ही हम देख रहे हैं कि बहुत मसाइल है। साकिब साहब, मसाइल बहुत ज्यादा है, आपको हल होते नजर आ रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत वाजे जो है डिफरेंसेस हमें जस्टिस जो साहिबान है उनके दरमियान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा था आपको कि जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके बाद एक तो हुकूमत वक़्त का जो हाथ है वो ऊपर है, वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर जो मुल्क भर में जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करता है, जजेस की असेसमेंट ले सकता है, उसमें हुकूमत का वोट ज़्यादा है और हुकूमत अपनी मर्जी से जो फैसला चाहे अपने वोट की बुनियाद पर जब वो करवा सकती है। तब से ये मामलात जो है वो बनना शुरू हुए और बनते बनते अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि गुज़श्ता रोज़ आपने हरासमेंट जो कमेटी थी उस कमेटी की तब्दीली भी देखी और उसमें भी ये मामला आया कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जिनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल हुई, उन्होंने हरासमेंट की कमेटी तब्दील कर दी। उस पर भी अलग सवालात जो है वो खड़े होना शुरू हुए क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे आ जाए, जो जस्टिस जहांगीरी साहब को हटाने वाला मामला है वहाँ पे भी ये एक इशू था कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो पटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके खिलाफ। तो उसूली तौर पर और मॉरली तो यही बनता था कि वो उनका केस ही ना सुनते और इसी वजह से कहा गया है कि जब आपके खिलाफ कोई दरखास्त गुजार हो किसी और फोरम पर तो आप उसका केस ना सुने। उसकी वजह ये होती है कि आप हो सकता है अपना मामला जो है वो सेटल कर रहे हो, तो लेकिन आज उन्होंने केस सुना, अब उनको रोका गया है। अब इस्लामाबाद में थोड़ा सा वकील एक्टिव हो गए हैं, कल तमाम अदालतें बंद होंगी, अदालतों में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और कल 11 बजे अगले लाहे अमल के हवाले से लाहौर में भी हो रहा है, ये लाहौर में भी है, लाहौर में भी और भी बहुत सी बार्स में। बिल्कुल जी, बार्स की जो है बार काउंसिल जो है उनकी तरफ से ये फैसला भी सामने आ रहा है, तो ये बहुत जो है ज़्यादा अब हमें मामलात ख़राब होते जुडिशरी के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये सॉल्व होने चाहिए, अवाम के मसले वहाँ पे अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। एक जानिब तो बानी पीटीआई की जो बहन हैं अलीमा खान साहिबा, उनको ये ख़दशा है कि बहुत जल्दी और बहुत उजलत में एक और सज़ा दी जा सकती है बानी पीटीआई को। इस हवाले से उन्होंने ये निशानदेही भी की है कि बहुत उजलत में ये मुकदमा तोशाखाना 2 केस चलाया जा रहा है और ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि शायद इसमें भी सज़ा बहुत जल्द दे दी जाएगी। दूसरा मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब वापस एक्टिव होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जिस वक्त पार्टी के अंदर से उनके बारे में बातचीत हो रही थी और फिर कुछ इख्तलाफात का जिक्र वो अपनी इस डिस्कशन में भी कर गए जो उन्होंने अडयाला जेल के बाहर उनको जब रोक लिया गया तो वहाँ पर भी की है। तो क्या ओपनली पार्टी के हवाले से कि जी के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, इख्तलाफात हैं, ये बात वज़ीर आला जो कि एक सबसे अहम पोस्ट पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं उनको ये करनी चाहिए। तीसरी बात जो बैरिस्टर गौहर के बयानात हैं वो अब यही लगता है कि अब मज़ाहमत की नहीं मफाहमत की बारी है, लेकिन मफाहमत के लिए इनिशिएट कौन करेगा, ये अहम सवालात हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मेहरबानो साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबान साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब, इनको दो तरह से देखा जाता है पार्टी के अंदर। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ हैं जो सामने आके तनकीद करते हैं कि जी कि वो कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आते हैं। जो खान साहब कहते हैं वो हमें वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे होते हैं, एक अहम ओहदा उनके पास है, अब वो थोड़े से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का जो किरदार है, आप समझती हैं कि इतनी की पोस्ट होते हुए यही होना चाहिए, क्योंकि उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ तो सूबे की भी हैं, तो वो सेनली एक बेहतर रास्ता इख्तियार करते हैं ना कि सिर्फ जज्बाती रास्ता? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जो लोग तनकीद करते हैं इतना खुल के, मेरे ख्याल में वो पार्टी के मेंबरान नहीं है। ज़रूर हमारी सोशल मीडिया का एक सपोर्ट पेस है जो हमेशा हमारी कमज़ोरियों की, कोताहियों की निशानदेही भी करता रहा है और हमारी ताकत भी बना है। मैं क्योंकि इस जमात का एक हिस्सा हूँ, तो जो जमात के अंदरूनी मामलात हैं मैं उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगी टेलीविज़न पर, क्योंकि मेरे ख्याल में पार्टी डिसिप्लिन भी यही कहता है कि अगर किसी चीज़ में हमारी कोई ज़ाती राय है जो मुख्तलिफ है तो वो हम पार्टी के अंदर ही बयान करें। अली अमीन गंडापुर साहब के कंधों पे बहुत भार है, बहुत बोझ है उनके ऊपर। वो एक ऐसा सूबा संभाल रहे हैं कि जो कि इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है। एक फ्रंटलाइन स्टेट रहा है खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से, और आज भी वो उसी सब का सामना कर रहा है। उसके बरक्स हम क्या देखते हैं कि उन्होंने जितने एफर्ट्स किए, जो एक हमारी जमात के अंदर एपेक्स कमेटी के फैसले हुए, उसके बाद TOR सेट किए गए कि हम अफगान तालिबान हुकूमत से बातचीत करें, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट को दिए, क्योंकि ये दुरुस्त फरमाते हैं फेडरल गवर्नमेंट का ही काम है। मगर उसके ऊपर हमने कोई पेशरफ्त नहीं देखी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरे ख्याल में अगर बेहतर तो यही होता कि अगर फेडरल गवर्नमेंट भी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट KP को ये हक दे या एम्पावर करे कि वो इन चीज़ों को आगे लेकर चलें, क्योंकि जो जिरगे की बात है और जो वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो कबायली एक कवानीन हैं, हदूद व क़यूद हैं, उनको चलाना जो है वो वहाँ के लोगों को ही आता है। उनके आपस में राब्ते भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, तो बेहतर है कि अमन के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। इस पे खान साहब का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़े है और हमेशा से रहा है, ये कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। वो जंग में यकीन नहीं रखते, उन्हें नहीं लगता कि जंग से हम अमन कायम कर सकते हैं, और हमने माजी में भी देखा अमेरिका ने 20 साल से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में जंग की, उनके पास वसाइल भी थे, पैसा भी था, ताकत भी थी, मगर आखिरकार जो है उनको वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ा और बातचीत ही करनी पड़ी, जो कि दोहा में हुई अफगान तालिबान के साथ। तो मेरे ख्याल में अभी भी हमें अगर हमारे मुल्क के अंदर कुछ इलाके क्लियर करने हैं तो वहाँ पे जो आपकी लोकल फ्रंटलाइन फोर्सेस हैं, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, पुलिस है, उनके तहत ज़रूर किया जाना चाहिए है, मगर साथों साथ अमन के लिए हमें हर कोशिश करनी चाहिए है। अच्छा एक बड़ी सिंपल सी एक तो ये बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब के कितने मुकदमात रह गए हैं और कब तक उनकी मुकदमात से रहाई मुतवक्के है, क्योंकि एक बात तो कन्फर्म हो गई उनकी रहाइयों से कि वो थे ही नहीं, ये सबको बताया कि वो कराची में थे, तो अब वो मुकदमात तो बेमानी होते जा रहे हैं, कितने मुकदमात रह गए। दूसरा एक बड़ा शोर है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बाहर आएँ
और पार्टी की क़यादत को संभालें और वो फिर मुज़ाकरात की तरफ जाएं। इन दोनों चीज़ों में आप चूँकि मिलती हैं उन्हें, आपके वालिद साहब भी हैं, पार्टी के वो वाइस चेयर कप्तान भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से ज़रा बताइएगा। जी, सबसे पहले तो 5 दर्जन से ज़्यादा केसेस थे जो उनके खिलाफ दायर किए गए हैं। उनमें से अक्सरियत में उन्हें बेल हासिल है। रह गए ये लाहौर के कुछ केसेस जिनमें 3 में वो बरी हो चुके हैं, 1 में उन्हें पहले से बेल हासिल है और 4 केसेस रह गए हैं कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट खान साहब को उन सारे केसेस में बेल दे चुकी है। तो हमारे पास रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी है और वो 4 केसेस महीनों से लटके हुए हैं, उनके ऊपर सुनवाई नहीं होती, या कभी रिकॉर्ड नहीं होता या कभी पेशी मुलतवी की जाती है। तो इस वक्त भी वो 4 केसेस हैं, वो ज़ेर इल्तवा हैं, मगर जो जज साहब हैं वो अब 3 हफ्ते की छुट्टी पे चले गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब वो छुट्टी से वापस आएंगे और वो जो ज़मानतें हैं उनकी दरख्वास्त जो है वो टेकअप होगी तो इस दफ़ा रिकॉर्ड दस्तयाब होगा, उन्हें बेल मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं कि आपने कहा कि उनके रिलीज़ के बाद, तो आपको याद होगा जब खान साहब 9 मई के बाद पहले भी जब गिरफ्तार हुए थे तो खान साहब ने ही एक कमेटी जो है वो बनाई थी पार्टी के फैसले करने के लिए और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसका सरबराह बनाया था। वो खान साहब के वाइस चेयरमैन हैं, 2 साल से ज़ायद उनकी भी बड़ी कुर्बानी है, वो भी पाबंद सलासल हैं, कैद तन्हाई में हैं, सख्तियों का सोबतों का सामना किया है। मेरे ख्याल में अगर वो बाहर आते हैं तो हमें जमात को, जिसमें इस वक्त बहुत सी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, उन सबको किसी एक सिमत में लेके जा सकेंगे। कोशिश यही करेंगे, जहाँ तक मेरी उनसे जितनी भी गुफ्तगू हुई उनका वो करना तो यही चाहते हैं और जो खान साहब की हिदायत है उनके ऊपर ही चलेंगे, उनके ऊपर ही अमल दरामद करेंगे। उनको उम्मीद भी है कि एक उनको रिहाई नसीब हो और दूसरा खान साहब तक उनकी रसाई हो और वो दोनों आपस में एक कोऑर्डिनेशन में और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में इस जमात को आगे लेकर जाएं। जी साकिब साहब। मेहर बहनों साहिबा, आप वहाँ पे कोट लखपत जेल में जा रही हैं, जब से वहाँ पे केसेस की समाअत हो रही है तो आपकी मुलाकात वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद उनसे भी होती है, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, बल्कि कुछ फ़ैसलों के वक़्त भी आप मौजूद रही हैं वहाँ पे। एक तो वो थोड़ा सा मंजर हमारे सामने रखें कि वहाँ जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल की क्या पोजीशन है। दूसरा, वहाँ जो बैठी हुई क़यादत है, ये 5 जो नाम मैंने बताए हैं पीटीआई के एक मरकज़ी लेवल के नाम हैं, जो मरकज़ी क़यादत आप इनको कह सकते हैं, तो उनकी कलेक्टिव एक सोच क्या है? मतलब इस सारे हिजान से कैसे बाहर निकलना है? एक सोच तो होगी। हम देखते हैं कि उनकी जानिब से गाए बगाए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जा रहा है, ओपन ख़त लिखा जा रहा है, पीटीआई के कारकुनान को ख़त लिखा जा रहा होता है, उसमें एक सोच तो हम देखते हैं। तो ये कलेक्टिव आप एक क्या सोच देखते हैं या उनसे डिस्कशन होती है तो वो क्या रखते हैं, सोच रखते हैं? जी बिल्कुल, ना सिर्फ वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी क़यादत है, मगर ये वो क़यादत है जो जेल की सोहबतें पिछले 2.5 सालों से बर्दाश्त कर रही है। बड़ी बुर्दबारी के साथ उन्होंने इन केसेस का भी सामना किया है और ना सिर्फ कि वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपको अहवाल बताऊं, तो कोट लखपत में जहाँ पे हमारे वर्कर्स भी मतलब लातादाद वर्कर्स हैं जो इनके केसेस में जिनको सज़ा हो रही है, वो उनको भी हौसला देते हैं, उनको भी हिम्मत देते हैं, किसी को मायूस नहीं होने देते। तो ये ज़रूर है। और जी बिल्कुल, जब शुरू के कुछ केसेस हैं उनमें सज़ाएं सुनाई गई तो हम सब बड़े पुरुम्मीद थे, वकला भी पुरुम्मीद थे कि और भी कुछ लोग जो मरकज़ी क़यादत में हैं वो बरी होंगे, मगर हमने देखा कि जिस तरह केसेस चलाए गए, जिस तरह के फ़ैसले आए, वो नहीं हुआ। हमें बहुत हम रंजीदा थे कि उनको जो सज़ाएं सुनाई गई और हमारे वर्कर्स को जो सज़ाएं सुनाई गई, और मगर वो खुश थे मेरे वालिद के लिए और हम सब के लिए। तो एक अजीब ही मंजर था, एक तरफ खुशी थी और उन्होंने कहा चलो हम में से एक तो बाहर जाएगा, और इसका मतलब है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो जो 5 इस वक्त कोट लखपत के अंदर हैं उनमें एक इत्तेहाद है, एक इत्तेफाक है।
वो एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझते, उनकी एक ही सोच है और वो चाहते हैं कि उनमें से कोई एक भी निकले, क्योंकि उन्हें इस वक्त अपनी जमात की बड़ी फिक्र है। उनको अंदर, जैसे खान साहब को भी खबरें मिलती होंगी, उन्हें भी खबरें मिलती हैं कि पार्टी के अंदरूनी मामलात क्या हैं, उन्हें तशवीश भी है। तो वो सब चाहते हैं, वो जो पांच बड़े मेन लोग हैं जिनका साकिब साहब ने जिक्र किया, उन पांचों का ज़हन ये है क्या कि सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हल है या मज़ाहमत के ज़रिए हल है? देखिए, उनका मज़ाहमत भी होनी चाहिए है, क्योंकि आपको जो आपके खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम लिए जा रहे हैं, जो एक नाइंसाफ़ी है, उसके खिलाफ आपको मज़ाहमत करनी है, ये लाजमी है। मगर उसके साथ साथ उनका मानना है कि उसके साथ साथ हमें गुफ्तगू भी करनी होगी। अगर आप तारीख़ में मिसालें देखें जंगों की, हम तो एक सियासी जमात है, मगर हम दो ममालिक के, मुख्तलिफ ममालिक के बीच में जंगों की भी अगर मिसाल लें, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाहे वो बाल्कन्स वॉर हो, चाहे वो जितनी भी जंगें हों, वो हमेशा आखिरकार तो एक टेबल के ऊपर डायलॉग के ज़रिए ख़त्म हुई। तो आपने मज़ाहमत भी करनी है। इन जंगों में किसी ने हथियार नहीं डाले, मगर दूसरी तरफ गुफ्तगू भी चलती रही कि किसी तरह अमन कायम हो। तो उसी तरह हमें अपने मुल्क में भी इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, उसमें मज़ाहमत हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बिल्कुल ठीक है। मौक़िफ़ मेहरबानो साहिबा यही है कि मज़ाहमत होगी तो फिर मफ़ाहमत का रास्ता निकलेगा, अगर खामोशी होगी तो मफ़ाहमत की जानिब भी कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तारीख़ भी खैर जिस तरह से आप बता रही हैं यही बताती है। बहुत आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क में और ये तो हम जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। एक जानिब ऑपोजिशन है, जिस तरह से भी है वो किसी ना किसी तरह से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव होने की कोशिश उनकी जानिब से की जाती है। अब ये बहुत बड़ा एक मुआशी झटका भी पाकिस्तान को लगा है और दूसरी तरफ लोगों को आबाद करना है। उन लोगों के घर जिनके बह गए हैं, मिसमार हो गए हैं, फिर से उस तरफ कोशिश करनी है। उनकी फसलें जो तबाह हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, हमें एक फूड सिक्योरिटी का इशू भी हो सकता है, कीमतें ऊपर जा सकती हैं अशिया की। ऐसे हालात के अंदर गवर्नमेंट पर कितनी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट कितनी कैपेबल हमें नज़र आ रही है। दूसरी जानिब ये तनकीद भी हो रही है इस वक्त कि इतना अहम मामला था और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद थे, अब वो लंदन चले गए हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में उनको फ्रंट से लीड नहीं करना चाहिए था अपनी पार्टी को कि जिस पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है, या फिर वो लाइमलाइट जो है वो मरीम साहिबा के पास ही रहने देना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास ही रहने देना चाहते हैं? तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई, लोगों के जो हैं घर वो दरिया बुर्द हो गए, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन जब ये सारा मामला थम जाएगा, पानी जो है वो अपने एक्चुअल लेवल पे आ जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता है कि हुकूमत ने बेहतर तरीके से सैलाब से निपटा और हुकूमत बेहतर इकदाम कर रही है? और क्या चैलेंजेस आप देखते हैं कि इस हुकूमत के लिए होंगे और ये इस काबिल हैं कि उन तमाम चैलेंजेस जो हैं उन पर काबू पा सकें? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत के पास इतनी अहलियत है कि वो इतने ये जो मेजर चैलेंजेस हैं, जो आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया और कुछ चीज़ों का आपने जिक्र नहीं किया, वो मैं याद दिला देता हूँ। तो वो हुकूमत के पास इसकी वो अहलियत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखें, एक आप जिसको कहते हैं ना कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं, आप अपनी सीरियसनेस से बताते हैं कि आप कितने कंसर्न्ड हैं। अभी आपने मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया कि वो लंदन चले गए। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी विच इज़ रूलिंग द कंट्री, और कोई रीज़न भी नहीं बताया गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये वज़ीर आज़म साहब खुद ज़्यादातर बाहर होते हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पूरा की पूरी उनकी टीम बाहर, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब चाइना में, बिलावल भुट्टो साहब चाइना में, बावजूद इसके कि अभी 10-15 दिन पहले की बात है कि वज़ीर आज़म के साथ पूरा डेलीगेशन किया होता चाइना, और वहाँ मेरा ख्याल है हर किस्म की चीज़ पर बातचीत भी हुई,
चाहे वो CPEC था या दूसरी चीज़ें थी, पाकिस्तान चाइना रिलेशन के हवाले से या दूसरे खत्ते में रिलेशन के हवाले से। अब ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब वहाँ चले गए, ये मुझे समझ से बाहर है कि ये क्या कौन सी बातचीत करने के लिए गए। और सबसे बड़ी बात देखें ये होती है कि ये नहीं है कि जी क्या हुकूमत ने सही तरीके से जो सैलाब आए उसके बाद के एफर्ट्स कैसे किए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उसको रोकने के लिए उसमें जो लोगों का नुकसान है उसको कम से कम करने के लिए पहले क्या इकदाम किए थे जिससे लोगों को फ़ायदा होता। 26 अगस्त तक मरियम नवाज जो थी वो जापान के दौरे पर। आप 26 की तारीख का अपने चैनल के आप खबरें उठा के देख लें, 9 बजे की 10 बजे की, तो सैलाब ने पंजाब को पूरे पंजाब को घेर लिया था। 27 की सुबह को तमाम अखबारात में सैलाब का जिक्र था पंजाब पे कि पूरा पंजाब हो गया, हेडलाइन की जाहिर है हर अखबार की। और 27 तारीख को मरियम नवाज मरी में बड़ों की बैठक में हिस्सा ले रही थी। और फिर रिस्क मैनेजमेंट आपने क्या की थी, रिस्क असेसमेंट क्या किए थे, अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या था, लोगों को क्या वक्त पर क्या निकाल लिया गया था या नींद निकाल लिया गया था, जगह जगह ऐसे हुए हैं। फिर मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं, मुसद्दिक मलिक की स्टेटमेंट है कि जी हमने कुछ अशराफिया को बचाने के लिए हजारों लोगों को कुर्बान कर दिया, उनकी हाउसिंग सोसाइटी बचाने के लिए। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो 2022 में हमें $11 बिलियन के प्रोजेक्ट्स का कमिटमेंट की गई थी, वो उसका हमने 2022 में जो हमने सबमिट करनी थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, बैंकेबल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए हमने की नहीं। अब कैजुअल ना, सब जाहिर सी बात है अगर वो सब किया होता तो आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम भी होता, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होता, और वो तमाम चीजें होती जो एहतियात करने के लिए तैयार है। आप जितना आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। और इस सैलाब के दौरान भी अपनी तशहीर को ज्यादा फोकस दी गई है कि आप ये सोचें कि इतनी मसाइल लोगों के, जाहिर से बात है सैलाब से बुरी हालत है, लोग घर उनके उजड़ गए, उनके देहात उजड़ गए, उनके मवेशी उजड़ गए। और किसको हुकूमत में ये ख्याल आया कि जी हर चीज पर चीफ मिनिस्टर की तस्वीर हो। आखिरकार ये प्लान हुआ होगा ना, फिर वो किसी को दिया गया होगा, ठेका दिया गया होगा, पूरा वो वापस उन्होंने बताया होगा ऐसे आटे की बोरी पर लगेगा, ऐसे फलानी चीज पर लगेगा, ऐसे मस्जिद पर लगेगा, तो वो किसी ने अप्रूव भी किया होगा, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी अप्रूव की गई होगी। हमने उसके ऊपर पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा भी खर्च किया होगा। बताइए, सिर्फ ख्याल आना इस हालात में, तो उससे पता चलता है कि तरजीहात कहाँ हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया सारी सूरत हाल का, क्या पाकिस्तान माशी तौर पर हम सुन के थक गए हैं? बल्कि हमें खुशी भी होती थी जब ये कहते थे कि पाकिस्तान माशी तौर पर बड़ा मुस्तहकम हो गया है। तो क्या पाकिस्तान के बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान के बाहर से दूसरे ममालिक ने हमें कोई इतनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है? और मैंने आज ट्वीट किया जी, मैंने आज ट्वीट भी किया, वो आप देख लीजिएगा बेशक। और उसमें मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही की बात की। आपको पता है तकरीबन 2.25 साल पहले जून 2023 में SIFC का क़याम हुआ था। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को जो भी मसाइल होते हैं उसको दूर करके हम एक ऐसा वन विंडो ऑपरेशन होंगे जिसमें सब बैठे होंगे, तमाम इदारे भी होंगे, हुकूमत भी होगी, वज़ीर आज़म उसको लीड करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी 2 साल के बाद मैं उसका नतीजा बता देता हूँ जी। 1974 के बाद से ये जो पिछले 2 साल है ना, वर्स्ट एवर है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वर्स्ट एवर 1974। अब मैं ये हुकूमत के आदादो शुमार से बता रहा हूँ। कोई भी हुकूमत में ये प्रोग्राम देखने के बाद चैलेंज करते, या आज ट्वीट मैंने किया था उसके बाद चैलेंज करते, कल मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया था। बात ये है कि आप मुझे बताएं कि ये इसमें किसका कसूर है? आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो जिसको कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट टू GDP, जिससे पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, वर्स्ट सिंस 1974। मतलब कोई बहुत ही बड़ा एफर्ट चाहिए था तबाह करने के लिए जो किया गया है, जिसके बुनियाद पर ये अभी आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इज वर्स्ट एवर सिंस 1974। अब जाहिर सी बात है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और सबसे ज्यादा जो हंसी आती है ना, PMLN के लीडर्स में, आम तो सपोर्टर्स का तो चलो उनका कसूर नहीं भी है,
वो ये कहते हैं कि शहबाज, वो एक दौरे पर जाते हैं कतर या यूएई या सऊदी अरेबिया या कहीं, वो कहते हैं तो ये शख्स तो रुक ही नहीं रहा पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। कितने 400-500 MOU साइन किए होंगे शहबाज शरीफ ने पिछले 3.5 साल, कितने दौरे, वहां से कितने लीडर्स आए हैं जिनके साथ MOU। इससे बड़ा एक बेवकूफ बनाने का जो MOU है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी कोई नोयत नहीं होती, इसका कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है कि जी $2 बिलियन जी, अजरबैजान गए थे वहां भी MOU साइन हो गया, चीन गए थे वहां पता नहीं $20 बिलियन का MOU साइन हो गया। आपका एंड मैंने आपको बता दिया है कि वर्स्ट इन्वेस्टमेंट रेशियो इन लास्ट 51 ईयर्स। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी, फिर पॉवर्टी में कैसे कमी होगी। जुबैर साहब ये बताइएगा कि जी साकिब साहब, ये आपने पहले भी बात की कि नवाज शरीफ साहब भी खामोशी से चले गए, अब शहबाज शरीफ साहब बताया जा रहा है सऊदी अरब या UK या अमेरिका इसी वजह से जाएंगे, इसी वजह से वापस आएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब भी चीन में हैं, तो ये भी माजी में हमने सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे तो कोई मशवरा उन्होंने करना था तो वो दुबई चले जाते थे, वहाँ दुबई बैठ के फिर मशवरा करते थे। तो आप बहुत करीब रहे हैं शरीफ फैमिली के, तो आपको कुछ लगता है कि इतने क्रूशल टाइम पे जब अभी शहबाज शरीफ साहब जब उनके चीन से फिर अभी कतर के मामले पे थे बाहर, अभी फिर जा रहे हैं सैलाबी सूरत हाल को छोड़कर, तो UK में भी उनका स्टे है, मियां नवाज शरीफ साहब भी UK में हैं, तो आपको लगता है कि ये कोई मुशावरत कोई चीज़ ऐसी वहाँ पे बैठ के करना चाह रहे हों, कोई हुकूमत के हवाले से कोई डिसीजन, या आपको नहीं लगता कि नहीं हुकूमत तो उनके बस की बात नहीं, हुकूमत कोई कहीं और से हो रही है? ये देखो ना, वो जो मैंने एक जिक्र किया था जो मरी में बैठक हुई थी और उसके बाद जो खबरें आई कि जी वो फैसले हुए हैं कि जी ये जो सिस्टम है ये अब मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा। अब कुछ लोग बैठ के मरी में या कुछ लोग बैठ के लंदन में पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बारे में फैसला करें कि अगले 6-7 साल 10 साल पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। अभी ये जुल्म है या नहीं, कि पाकिस्तान के आइन क्या कहता है उसका कोई किसी को फिक्र नहीं है। कि भाई पाकिस्तान के आइन में तो ये कहा कि आप तो मुंतखब भी नहीं थे, अभी तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आ गई है, उससे भी पता चल गया, इंटरनेशनल स्टैंप भी लग गया कि जी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे वो मैसिवली रिग्ड इलेक्शन थे। अभी ये आगे की बात कर रहे हैं कि जी आगे कैसे चलाना है। लंदन जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बातें तो होंगी, उसके साथ वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल है आई एम श्योर जाएंगे, और भी एक टीम होगी मिनिस्टर्स की। पाकिस्तान के जो ये लीडर्स हैं, ये मैं आपको बताऊं कि ये डिसकनेक्टेड है पाकिस्तान के अवाम के साथ। इनको अंदाजा नहीं है कि ये जो विजुअल्स आते हैं कि लंदन में बैठक हो रही है या मरी में बैठक हो रही है, उससे पाकिस्तान के अवाम कितना मायूस होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये जो लीडर्स हैं, 3.5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। 3.5 साल पहले आए थे मियां शहबाज शरीफ, और ये जो प्रेजेंट रूलिंग एलीट है ये 3.5 साल पहले आया था। अभी लोगों के पास आप क्या कहने जाएंगे? मैंने आपको ये बताया कि गुर्बत जो है 45% तो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट 24% है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट है। जो ग्रोथ है, जो सबका निचोड़ होता है GDP ग्रोथ, वो 1.62% है पिछले 3 साल का एवरेज अगर लें, जो वर्स है पिछले 70-80 साल में जब से पाकिस्तान बने। अब आप खुद बता दें कि ये अगर आपके स्टैटिस्टिक्स हैं तो आपके पास आपने कुछ भी नहीं दिया। इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया था। तो अब वहां क्या बैठक करके लंदन में करेंगे और क्या अवाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ज़ुबैर साहब, आप लोगों ने एक बड़ी कोशिश की है मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए, और आप लोगों की वो मीटिंग्स भी हुई। आप महमूद खान चकजई साहब, आप लोग हैं, और इसी तरह खोखर साहब हैं, और बहुत से लोग हैं जो असद कैसर साहब हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द कोई बड़ी तहरीक चलाने की आप कोई मूवमेंट बना रहे हैं, और अदलिया के अंदर भी जो आज कुछ चल रहा आज खासकर जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं दोनों चीज़ों? मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, पता नहीं उर्दू में मैं तर्जुमा, द अनरेवलिंग ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, ये प्रोसेस शुरू हो गया। और ये मेरे अंदाजे के मुताबिक, आपने जो मीटिंग्स का भी जिक्र किया था, मैं अंदर बैठ के देखें, 2 चीज़ों का असर हो सकता है कि हुकूमत को या सिस्टम को नीचे गिराने के लिए। एक तो ये है कि मास मूवमेंट हो, स्ट्रीट मूवमेंट्स हों,
मेरा नहीं ख्याल है कि वो कामयाब हो सकती हैं अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जिस विशसली उसको हैंडल किया जाता है, मेरा नहीं ख्याल है कि आप उस तादाद में लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि सिस्टम की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब वहाँ लंदन में बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, एबिलिटी टू मैनेज द कंट्री इतनी बुरे तरीके से असर इसका हो रहा है। मेरा अपना ये ख्याल यह है कि ये जो जजेस के हवाले से जो आपने जिक्र किया, आज 2 जजेस के हवाले से एक को काम करने से रोक दिया गया है और जस्टिस बाबर सत्तार ने दूसरा एक्शन लिया है, तो ये अनरेवलिंग ऑफ द सिस्टम है। ये कंट्रडिक्शंस आके खुद अपने बोझ तले हुकूमत संभाल नहीं सकेगी और लोगों का गुस्सा एक ना एक दिन वो बाहर निकल के आएगा। और आप ये अंदाजा लगाएं कि लाखों करोड़ों लोग अफेक्ट हुए हैं, पंजाब में खास तौर पर जो सबसे ज्यादा काउंट करता है पाकिस्तान में कि हुकूमत साजी के हवाले से और उनके लिए एक प्रेशर बिल्टअप होने के हवाले से, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, उनकी एबिलिटी टू रीच आउट टू देम, उनको रिहेबिलिटेट किस अच्छे अंदाज में करते हैं, जो एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो मईशत पर दबाव आएगा उसको कैसे हैंडल करते हैं। आई थिंक नाउ द टाइम हैज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत पे बड़ी जिम्मेदारी है और हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में हुकूमत इस सारे जो मुश्किलात हैं ये सारी, इन पे कैसे काबू पाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर ने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। राना साहब, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी बानी पीटीआई की रिहाई की हवाले से ना, लेकिन उसके बाद एक खामोशी आ गई, सैलाब भी था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो बहुत पस पर्दा एक मौजू चला गया। आपके पास कोई ख़बर है, कोई हो रही है रिहाई, नहीं हो रही है, और कोई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं? कुछ सितंबर में आपने कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है गिरफ्तारियों के लिए। देखिए, सितंबर तो नज़र आ गया ना, सितंबर में जो नज़र आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, यह कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सितंबर इतना सितमगर होगा। अब मुझे आज एक बड़ी अहम शख्सियत ऑफिस में आई, मुलाकात हुई, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी सब क्यों गए हैं? अच्छा। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने क्या बताया, ये गया है कि वो बीमारी के लिए गए हैं, लेकिन वो एक लॉबिंग के लिए गए। जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब? पहले आसिफ अली जरदारी की तरफ। अच्छा। चाइना वो एक लॉबिंग के लिए गए। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, जी अभी तो चाइना से जो हमारा डेलीगेशन आया है और जो मिल के आए हैं, वो एक बहुत बड़ा और असल वो डेलीगेशन तो वो था, तो अब ये डेलीगेशन फैमिली डेलीगेशन है। ये 2 ही चीज़ें होती हैं, बाकी यहाँ तो बीमारी का कोई मसला हो, खुदा न खास्ता, उसके लिए गए हों, तो यहाँ फिर होता है कि आपकी कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट वहाँ पे मीटिंग्स हो। अभी तक जो हमने देखा है कोई बहुत बड़ी मीटिंग वहाँ पे नहीं हुई, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल साहब का, आसफा साहिबा का वहाँ पे जाना, उसने कहा कि आप ज़हन में रखें कि देग पक रही है। अच्छा। उन्होंने कहा देग पक रही है और हर शख्स चाहता है कि मुझे कहीं और से भी सपोर्ट मिल जाए। अच्छा। और मैं कुछ करूँ। एक तो लफ्ज़ उन्होंने ये कहा। दूसरा, मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से पूछा कि मियाँ साहब का अचानक चले जाना और ये मौजूदा हालात जो है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इतलात हैं उसका आने वाले दिनों में मौजूदा हालात पीटीआई तहरीक चलाए ना चलाए वो इतने खौफनाक होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को आप किसी सूरत में भी, आपके पास इतने वसाइल ही नहीं हैं, अगर वसाइल हैं भी तो वो वसाइल इस्तेमाल अगर इस तरफ करेंगे तो किस तरफ करेंगे? बीमारी, फूड का मसला, लोगों को बसाने का मसला, फिर आगे जाके जो नई काश्त होनी है उसके लिए पानी का मसला। उन्होंने कहा ये ऐसे मसले हैं जो आप किसी सूरत में हल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इन तमाम सूरत हाल और सारी चीज़ों के बाद हुकूमत के अंदर भी और हुकूमत के बाहर भी, उसने कहा कि बाहर तो, मैंने कहा बाहर किसको कहते हैं? उसने किसी और तरफ इशारा करके कहा अब बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है कि ना इनको वक़्त दे के ये पीटीआई को ख़त्म कर सकें, ना ये पीटीआई का वोट बैंक कम कर सकें, या ना ये पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा कोई तोड़ फोड़ जो होती है वो कर सकें। उसने कहा तोड़ फोड़ का फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि अवाम जो है उसके वोट की है। उसके बाद उसने कहा ये जो एक रिपोर्ट लीक हुई है ना, उसने कहा ये रिपोर्ट लीक नहीं हुई, ये रिपोर्ट लीक करवाई गई है। अच्छा। ये बड़ी खौफनाक, उसने कहा ये रिपोर्ट लीक नहीं हुई, ये करवाई गई है। और उसने कहा समझ लें जब ऐसी रिपोर्टें लीक होना शुरू हो जाएं तो फिर ख़तरा किसको होता है? ये स्टार्ट ऑफ एंडिंग होता है। तो लेकिन खान साहब के हवाले से उसने कहा ऑप्शन नहीं और।
अच्छा, उसने कहा कुछ चीज़ें तय होनी है और इमरान खान ने ज़रूर आना। तो ये मफाहमत से ही होगा? उसने कहा मुफाहमत से होगा, उनका मज़ाहमत से नहीं होगा, मुफाहमत से ही होगा। और गिरफ्तारियां जो हैं वो भी फिर आपको लगता है कि मैं आपको इसी का गिरफ्तारियों का एक बात बता दूं कि सिंध से होने लगी हैं, कुछ हुई हैं, कुछ सिंध से बड़ी ख़ास और बड़ी गिरफ्तारियां होने लगी हैं, और ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 6 माह 7 माह 8 माह, ये चंद हफ्तों की बात है, 1 2 3 हफ्तों में आपको। अच्छा ठीक है जी साकिब साहब। हमजा, ये आप खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, आज की ही खबर है कि जो ये NCCI है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नई बनी है, साइबर क्राइम के उमूर को देखती है, तो उन्होंने एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। रियासत मुखालफ जो मवाद इमरान खान साहब के एक्स के अकाउंट से जो बयानात आते हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। 3 रुकनी टीम बन चुकी है और आज उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी गए। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो अपने वकला की मौजूदगी में इस हवाले से जवाब दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि आगे आगे केस ख़त्म होते जाते हैं तो पीछे पीछे नए केस भी तैयारी में है। इससे कबल भी साकिब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं ना, मैंने अदालतों के जरिए बाहर आना है तो अच्छा केसेस की तो एक लंबी लिस्ट, ठीक है साकिब साहब, लेकिन इसमें एक अहम चीज है, बन जाएंगे जिस तरह ये केस है। राणा साहब भी इस पे बात करना चाह रहे हैं, आप दोनों, मैं चाहूंगा इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि आज अली अमीन साहब से भी राणा साहब ये सवाल हुआ था कि उनका एक्स अकाउंट कौन चला रहा है। उन्होंने कहा कि जिसको इमरान खान ने कहा है या वो उन्होंने एक्सेस दी है वही चला रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है, खान साहब अंदर है, वो तो नहीं चला रहे, कल को वो मुकर जाते हैं कि ये भाई मैं तो अंदर बैठा था, मैंने तो एक भी पोस्ट नहीं की है, तो फिर ये एजेंसी क्या करेगी, तहकीकात क्या होंगी? सर मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं, और जब इस मुल्क में चीज़ें मुफाहमत की तरफ जाती हैं ना, तो सुबह केस का फैसला होता है और रात को बंदा वज़ीर-ए-आज़म में एयरपोर्ट पर दस्तखत हो जाते हैं, तो सारा कुछ हो जाता है। हम ये बात भी ना भूलें कि हम जिस निज़ाम में बैठे हैं, इस निज़ाम में चीज़ों को तब्दील होते, इस निज़ाम में चीज़ों की तब्दीली के लिए नया क्या सिस्टम बनता है, वो इतनी तेज़ी से बनता है और इतनी तेज़ी से होता है कि हम सोचते और देखते रह जाते हैं, फिर हम गिनती करने भूल जाते हैं। फिर कई केस ऐसे होते हैं, जनाब ये तो जेल में थे, ये केस बनता ही नहीं जी, फलां केस बनता ही नहीं, ये सारा। लेकिन रान साहब ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कहेंगे फ्यूचर में? देखें, हम माजी के केसेस जिस पे दस्तखत हुए हैं उसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। देखें कुछ लोग बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है, कुछ लोग इसे कॉम्प्रोमाइज भी कहते हैं। बस आपके तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में धरना, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं था? प्लांटेड धरना नहीं था? जमात इस्लामी ने जितने किए प्लांटेड धरने नहीं थे। एक और मजहबी जमात का फैजाबाद धरना बाद में, पहले वाला ने बाद में, प्लांटेड नहीं था। पहले वाले पे भी बड़े सवाल आते हैं, उस पे ही तो इतना कुछ हो गया। मैं कह रहा हूँ बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्लांटेड हैं और होती हैं, लेकिन बात ये होता है कि इस मुल्क के अंदर कौन कितना बड़ा लीडर है, किस लीडर ने क्या डिसीजन ली। साकिब साहब इस पे आखिरी कमेंट मुझे चाहिए, मैंने जो है प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। ये कमेंट के जब हालात ठीक होते हैं ना, तो फिर ये सारी बातें जो होती हैं, सारी इंक्वायरीज होती हैं, बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, वो राणा साहब बात कर रहे हैं ना प्लांटेड, तो वो जमात इस्लामी वाले बड़े डाडे से हैं, वो हमारे पीछे हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि उनके धरनों पर सवालात उठते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सादा मज़ीद कर देता हूँ। तो जो बात आप कर रहे हैं, इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब के साबिक दौर में जो मुकदमे उनके ख़त्म हुए 2022 में, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, वो जो आप बात करते हैं समझौते की, डील की, वो जिस दिन भी हुई वो चीज़ें तो सारी स्मूथ जो है वो क्लैरिटी हो जानी है। तो अगर वो बाहर नहीं आ रहे, अगर वो डील की तरफ नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि डेडलॉक तो मौजूद है और ये केसेस की लिस्टें जो है वो बनती रहेंगी। एक सिर्फ मैं बात कर दूं कि जो आप बात कर रहे थे ना नवाज शरीफ साहब की, एक बड़ा एक अजीब सा लतीफ़ा है कि पहली हेयरिंग होती है तो अभी तो इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में 2-3 दफ़ा तो उन्होंने नए वालों ने कहा भी प्रोसिक्यूटर नहीं है, तैनात होना है, फिर हुआ, फिर 4 हफ्ते उसने मांग लिए। तो नवाज शरीफ साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे ना, ये अक्टूबर 2022 में, तो पहली हेयरिंग पे उनके जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, जो कभी भी एक साल गुजर जाके उनकी ज़रूरत नहीं होती उनके, क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, तो वो भी मौजूद थे, उनकी प्रोसिक्यूशन पूरी टीम मौजूद थी, बगैर नोटिस के मौजूद थी।
और उन्होंने जब अदालत ने पूछा कि कोई नैब की तरफ से है तो वो सारे खड़े होके प्रोसिक्यूटर साहब ने आगे जाकर कहा जी मैं मौजूद हूँ, और उन्होंने कहा जी ये केस तो बनता ही नहीं थे, तो वो जजेस ने भी सर पकड़ लिए। तो ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। राना साहब भी इसी की निशानदेही कर रहे हैं कि जब होना होगा तो रातों रात हो जाएगा और हम भी देख रहे होंगे और शायद सब सर पकड़ रहे होंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना जी को साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।